हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवधेंद्र। फ्रेंड्स, आज के डेट में बहुत ज़्यादा यहाँ ठंडी हो रही है ना? ये ज़्यादा दैट मीन्स कि हमारे नॉर्थन इंडिया में जहाँ हम हैं, यहाँ पर इतनी ठंडी काफ़ी होती है। ये जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख या फिर है ना, सिक्किम नहीं है, अरुणाचल। हुँ? तो यहाँ पर इतनी ठंडी काफ़ी सफिशिएंट है और हम जैसे लोगों के लिए कि हम पता है आपको माइनस यहाँ पर 2-3 डिग्री, 4 डिग्री टेम्परेचर इवन मैक्सिमम 8-9 डिग्री अभी टेम्परेचर है। बट लेस देन 10 तो डेफिनेटली है। हुँ? अ, और यहाँ पर टेम्परेचर वैरी करता है 45, 47। आप समझिए रेंज कितना है। 40 डिग्री का रेंज टेम्परेचर गैप है। हुँ? रेंज जून और मई, जून और अभी के बीच में। तो आप समझें और जबकि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते 23, 24, 25 के ऊपर, है ना? 27 तक जाते-जाते हम लोग फिर प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है, ठीक है? दैट मीन्स द आफ्टर मार्च। सो मामला क्या बनता है कि मैं टेम्परेचर बताने के लिए तो वीडियो नहीं बना रहा ना। मामला ये बना कि सिटीजनशिप लॉ को मैं पढ़ रहा हूँ अभी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अभी आप लोगों ने सुना 2019-20 और ये वो धरना पे बैठ गए। मैं अभी सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पढ़ रहा हूँ। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, आर्टिकल 11 और के दौरान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर कट लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी, है ना, सिटीजनशिप दे सकती है और पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फुल पावर देता है। इंडियन पार्लियामेंट किसी भी चीज को रिफॉर्म कर सकती है, कोई भी काम कर सकती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स को वायलेट करेगी तो उस पर भी डिबेट पॉसिबल है। अब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ है, पता नहीं अभी तक उस पे कोई कंक्लूजन आया नहीं, मेरे नज़र में तो नहीं आया। हुँ, तो मैं इस डिबेट पर अभी इस लॉ को मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आती है। यहाँ पर 2 शब्द का कंसिस्टेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, कंसिस्टेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। वो है सिटिज़न, सिटिज़न, दूसरा वर्ड है पीपल। पीपल जो वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें सभी लोग आ जाते हैं, इवन फॉरेनर्स भी आ जाते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स के लिए भी मौजूद है। लेकिन जो सिटीजन वर्ड है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो हमारे सिटीजन हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पर भी रिलीजन के बिहाफ पर किसी को आगे पीछे सेलेक्ट करना, ना सेलेक्ट करना, सपोज करो 15 लोगों को होना है, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, एच, है ना, 15 लोगों को तक पहुंचना है आपको, किसी को आपने कह दिया कि इस लेटर को मैं इसमें शामिल नहीं करूंगा, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर इज नो सच काइंड ऑफ थिंग। पीपल मस्ट बी ट्रीटेड एज पीपल। वो हमें सिटीजन पीपल को पीपल समझता है, वो रिलीजन को नहीं समझता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप क्रक्स को समझिए। मामला ये है कि एबीसीडी किस कलर का आदमी है ये मैटर नहीं रखता, है ना? रेड, ब्राउन, येलो फेलो जो भी है, उसको सिख, हिंदू चढ़ा दीजिए आप अपने हिसाब से। लेकिन वो ये नहीं कहता, वो कहता है कि कलर, दैट मीन्स एक्सेप्टेड ऑल एंड एवरीथिंग। वो ये नहीं कहता ब्लैक कलर इसमें नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स ऑफ द मैटर जो मैं समझता हूँ, ऐसा है। हाँ, अब आपके ऊपर आपको पावर मिली हुई है तो आप लॉ बना सकते हैं कि भाई ये आएँगे, ये रीजन है और इन चीज़ों को हम करेंगे। ठीक है, वो आपका अपना लॉजिकल रीज़निंग है, जो आप इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्रक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मेरी समझ में है, वो ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि वो आप किसी भी कलर को, है ना? कलर की डेफिनिशन से किसी कलर को बाहर कर दें, है ना? तो ये तो उस कलर के साथ नाइंसाफ़ी है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 वर्ड का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। पहला सिटीज़न, सिटीज़न उन्हीं को सिटीज़नशिप मिलती है जो हमारे सिटीज़न हैं, ठीक है? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रक्स है वो 2 लोगों पर घूमता है। एक जनरल पब्लिक होती है, सपोज़ करो कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर आता है तो क्या उसकी फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे?
क्या उसे फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं कर सकता वो? क्या वो सिटीजन के लिए ही है? फंडामेंटल राइट को इसलिए गया क्योंकि वो एब्सोल्यूट टर्म में होता है ना? फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट टर्म, उसे डिफाइन किया जा सकता है क्योंकि वो ऐसा मैटर है जो कुछ है ना, बहुत सॉलिड मैटर है जिसको आप पकड़ करके कुछ डेफिनेशंस को नहीं चेक कर सकते हैं। हम्म, तो वहां पर आप दो लोगों को मिलता है कि एक तो सिटीजन होता होना चाहिए, दूसरा पीपल। पीपल मीन्स कोई भी फॉरेनर्स है जिसकी जैसे हो गया प्राइवेसी, लाइफ, है ना, अरेस्ट, अनलॉफुल अरेस्ट एंड एट्रोसिटीज आप नहीं कर सकते। नहीं, इस बहुत सारी चीजें हैं जो, हाँ, कुछ स्पेशल राइट्स हैं जो केवल सिटीजन के लिए हैं, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह करना, है ना, एक्सप्रेशन करना, ये केवल सिटीजन्स के राइट है। हम्म, तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रक्स है वो इसी पर बेस्ड है। वो किसी को ये नहीं कहता कि ये चीज नहीं होगा, वो चीज नहीं होगा। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, और भी तरीके ढूंढे जा सकते हैं सिटीजनशिप देने के लिए, लेकिन ना देने के लिए, है ना। हाँ, ये बात बिल्कुल उनकी ठीक है, आर्गुमेंट ठीक है कि ये हमारे सिटीजन पर अप्लाई होता है। अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, है ना। तो हम अपने इंटरनल फैक्टर्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। एक्सटर्नल फैक्टर पे जहाँ भारतीय कानून लागू नहीं होता, है ना, उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम इन चीजों को इस तरीके से करेंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है। अब वो भी कहता है कि जो फ्रेंडली नेशन के सिटीजन है, जो एनिमी नेशन के सिटीजन है, दोनों को अलग अलग ट्रीट कीजिए, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हम्म, क्योंकि वो तो फॉरेनर्स हैं, उनके ऊपर भारतीय कानून लागू नहीं होता। लेकिन अगर कोई एनिमी नेशन का सिटीजन है तो उसके ऊपर उतने सारे राइट्स नहीं है कंपेयर टू फ्रेंडली नेशंस के सिटीजन अगर हैं तो उनके पास और बेहतरीन राइट्स हैं। तो ये मुझे देखने में मिलता है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये परमिशन है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को वो मैनेज कर सकती है, जैसा कि उन्होंने किया है। तो ये वैलिड आर्गुमेंट है और उनका जो इन्फ्रेंस उन्होंने ड्रॉ किया है बिल्कुल उचित है। हम्म, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स से अगर सपोज करो मुस्लिम, इंटरनल मुस्लिम्स निकाला जाए जो हमारे भारतीय सिटीजन है, तो ये तो बिल्कुल ग्रॉस वायलेशन हो जाएगा। पहले बात तो उनका सिटीजनशिप, यू नो, वो आप किसी भी एक इंडिविजुअल का सिटीजनशिप किसी भी आदमी का, भारतीय आदमी का वापस लेना, ये खुद में अपराध है। हम्म, ये कभी आप ले ही नहीं सकते। कोई भी लॉ आप चेंज कर, जो भारतीय सिटीजन है उसका लॉ, उसका सिटीजनशिप कभी वापस नहीं लिया जा सकता फोर्सफुली। हाँ, वो रिन्यूंसिएशन कर दे, छोड़ दे, है ना, किसी और जगह की सिटीजनशिप ले ले। तो ये सारे प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 5 to 11 फंडामेंटल, सॉरी, ये हमारा सिटीजनशिप इनकॉर्पोरेटेड है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके क्रक्स जो मैटर के हैं तो कुछ इसी तरह है। हम्म, तो बिल्कुल सी डबल ए जो है वो लॉजिकल है मेरे हिसाब से और वैलिड भी है। हम्म, हाँ, वो दिखता जरूर है कि कहीं इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली वो इनजस्टिस नहीं है, उस पर आर्गुमेंट अगर किया जाएगा तो वो वैलिड आर्गुमेंट होगा। सो थैंक यू वेरी मच। ये भी पढ़ रहा था तो मैं, मेरे माइंड में आया कि जरा इस पे नजर डालते हैं, क्योंकि उसमें इसको मॉडिफाई करके ला दिया गया है ना। तो ये बात सामने आ गई कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी and Christians community from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan who entered India on or before the 31st day of December 2014, and who have been exempted by the central government by or under Clause C of Subclause 2 of the Section 3 of Passport Entry into India Act 1920 and or from the application of the provisions of Foreigners Act 1946 uh, of any rule or order made thereunder shall not be treated as illegal migrant for the purpose of this act। ठीक है, उनको दोनों ही एक्ट से
फ्री कर दिया गया है, ठीक है। ना ही उन्हें फॉरेनर्स एक्ट 1940, अगर कोई फॉरेनर्स विदाउट वीजा या वैलिड पासपोर्ट के यहाँ भारत में मिलता है तो उसको तुरंत ही फॉरेनर्स एक्ट 1946 में उसे नहीं जेल में भेज दिया जाएगा, वो इलीगल माइग्रेंट है कंट्री के अंदर। और पासपोर्ट एक्ट जो है 1920, ये दो ऐसे लॉज हैं जो फॉरेनर्स को डील करते हैं भारत के अंदर। अगर विदाउट पासपोर्ट अगर आप इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं बाय एनी मीन्स, तो आपको गिरफ्तार करके और फिर जो उसको रिक्वायर्ड नहीं मैकेनिज्म है उसके तहत आपको ट्रीट किया जाएगा। ये दोनों लॉज हैं, इन पे पनिशमेंट बाकी सारे प्रोसीजर सॉरी मैंने कहा कि वो 40 डिग्री के जो टेम्परेचर चेंज है ना वो काफी हम लोगों की बॉडी को नुकसान करता है, इतना ज्यादा वेरिएशंस। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड। बॉडी जो है वो कुछ डिग्री ऑफ टेम्परेचर को वेरी करती है, नहीं हम लोग वार्म ब्लडेड है ना, ह्यूमंस जो है बर्ड्स जो है ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनमें टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत कम होता है क्रोकोडाइल्स की तरह। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।